परदेस गयो परदेस गयो परदेसी हुयो परदेस गयो परदेस गयो परदेसी भयो सुन मनडे की बात तू बैठो परदेस में मैं किने कहूँ मेरी बात। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है उतना मीठा गाता है। नमस्कार, मैं हूं विकास राज बाटी और आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। गायकी के अंदर उस्ताद ने कहा कि जिसका जितना दर्द होगा गायकी उतनी मीठी होगी। आइए आज हमारी विशेष बातचीत के दौरान एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं जिनका अगर आप संघर्ष देखें तो गायकी में, खासकर राजस्थान के लोक कलाकारों की गायकी में आने से पहले उन्होंने एक लंबा सफ़र, संघर्षशील सफ़र तय किया है। रामलीला के आर्टिस्ट फॉर्म से गाना शुरू करके राजस्थान के जितने भी बड़े से बड़े मंच है, चाहे लाखोटिया महादेव का मंच हो, सोनला खेतला जी का हो, या फिर बेंगलोर मद्रास के जितने बड़े बड़े मंच है, उन सब लोगों तक अपनी मांड गायकी हो, राजस्थान की लोक गायकी हो, लंगा गायकी हो, फागण हो, जितने भी ट्रेडिशनल तरीके से भजनों को गाया जा सकता है, गीतों को गाया जा सकता है, उन्होंने गीतों को दूर दराज तक, गाँव ढाणी तक पहुँचाया। तो आइए आज की चर्चा के बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान के भजन सम्राट श्रीमान कालूराम जी विखन्या साहब। विखन्या साहब, मारवाड़ एक्सप्रेस पे आपका बहुत बहुत अभिवादन। धन्यवाद धन्यवाद। कालूराम जी, आपका बड़ा सरल व्यक्तित्व रहा है पूरी भजन इंडस्ट्री में, और आप चर्चाओं में और खासकर सोशल साइट से भी कटे हुए रहते हैं। बहुत कम ही बार आप यूज़ करते हैं, आपके जितने फैंस हैं वो चलाते हैं, तो लोगों में एक बड़ी चाहत है कि कालूराम जी का इंटरव्यू किया जाए। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं क्योंकि आप कम ही बार मीडिया से रूबरू हुए हैं। तो सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कितने आपके बच्चे हैं, आप कहाँ किस गांव से हैं और किस प्रकार आपका ये सफ़र शुरू हुआ। 89 से मेरी संगीत रामायण मंडल से शुरुआत रही है। नागौर डिस्ट्रिक्ट की पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध पार्टी रही। सजन जी मदन जी ये दो भाई थे, डीडवाड़ा मोलासर के थे, बेड़वा वहाँ के थे। मेरे फादर कुचामणी खेल के बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट रहे, जिन अनपढ़ होते हुए भी 30-35 खेल उनको मुखारबंद याद, इतने कंठस्थ वो आर्टिस्ट है। जिस समय सीएम मोहन सुखाड़िया साहब से सम्मानित रहे वो। हाँ, दादाजी दो भाई थे, रानीदान जी प्रथम नंगारची थे वो राजस्थान के, और सेकंड शंकर जी जो कि सेनाई वादक थे, जिन्होंने बिस्मिल्लाह खां साहब से साथ में संगत की। उन्होंने बिस्मिल्लाह खां साहब से सम्मानित रहे वो। कुछ पल कुछ बीतते रहे, हमारे बड़े भाई साहब ओम प्रकाश जी इस रामायण मंडल में मुझे लेकर चले गए। काफ़ी फील्ड रहा इस रामायण मंडल में, काफ़ी साल बीते और पहचान हो गई। धीरे धीरे इस भक्ति का रंग लगा कि छोटी छोटी जिस समय ये ऑडियो कैसेट चलती थी, काफ़ी लोग बोलते थे कि यार तुम अच्छे गाने वाले हो, ये कैसेटें बिक रही है। और मैं भी सोचता था कि यार मेरी इस कैसेट के ऊपर फ़ोटो क्यों नहीं आ रही है। तो सबसे पहली यात्रा परशुराम महादेव की रही, जहाँ पूरा अमर गंगा चैरिटेबल ट्रस्ट वहाँ भक्ति होती है। तो काफ़ी 4-5 साल तक मैं रेगुलर वहाँ गया। उस मेहनत के बाद में प्रथम पुरस्कार रहा मैं। उसके बाद तत्पश्चात लाखोटिया, बजरंग बाग, जो राजस्थान के बड़े बड़े मेले हैं, मेवाड़ से लेकर के मारवाड़ तक ये यात्रा रही। कालूराम जी, जैसे आपने कहा कि रामलीलाओं से लेके लाखोटिया तक की यात्रा रही, वैसे तो आपके घराने में म्यूज़िक का कहीं ना कहीं आगमन शुरू से रहा है। इसके अलावा आपके निजी कोई गुरु बनाए हुए हैं इस इंडस्ट्री में, जिन्होंने आपको पूरा लयबद्धता से सिखाया हो कि कैसे ऊपर गाना है, नीचे गाना है? कोई आपके गुरु रहे हैं? मेरे गुरु तो स्कूल में रहे हैं मेरे। अच्छा। और भंवर सिंह जी राठौड़ से, और संगीत के बहुत ही माहिर हुए।
और उन्होंने मेरे को कहा कि तू पढ़ने वाला है ही नहीं, अच्छा। तेरी ये जो रुचि है तेरी संगीत में ज़्यादा है। तो भंवर सिंह जी मार्ट साहब ने काफ़ी उनकी साहित्य की चीज़ें लिखी हुई है जो कैसेटों में मैंने गाई है। धरती दोहरारी उन्होंने खुद ने लिखा है। और एक रचना लिखी है उन्होंने, है कैसा स्वरूप गाफिल देख ले जरा। कई ऐसी ऐसी रचना है जो उन्होंने लिखी है और उन्होंने मेरे को सिखाया है। कालूराम जी, आप कह रहे हैं कि आपके टीचर आपके पहले गुरु रहे, तो हम जानना चाहेंगे और आपके दर्शक भी जानना चाहेंगे आपकी एजुकेशन किस प्रकार रही, कहाँ तक आपने पढ़ाई की? पढ़ाई मैंने बहुत कम की। गुरुजी ने पहले ही मना कर दिया, तू पढ़ने वाला नहीं है, तेरी तो ये धुनी ये लगी हुई है। तो गुरुजी ने ये आशीर्वाद प्रदान किया कि तू कितना ही कर ले भैया, तू पढ़ेगा नहीं, तेरे को तो गाना ही है। उन्होंने आशीर्वाद ही ऐसा दे दिया। तो नई इच्छा धनदान की, नई इच्छा संतान की, मन में इच्छा है कि भक्ति करूं गुरु महाराज की। मैं उनकी शरण में चला गया। तो कालूराम जी, ये तो आपका बचपन से रहा, मगर आप जब इंडस्ट्री में आए, आपने कहा पीछे मिलन कैसेट्स की लगी हुई है, मारो कानूडो वगैरह, आपने वो छोटी सी कैसेट्स का दौर देखा है। कैसेट के बाद में सीडी आई, उसके बाद डीवीडी आए, उसके बाद मेमोरी कार्ड आया और आज पूरा ज़माना यूट्यूब पर आ गया है। तो आपने हारमोनियम से लेके पियानो तक की पूरी जर्नी देखी है, आज पूरा डीजे पैटर्न आ गया है। तो कितना बदलाव आपको मंच पे लगता है? जब आप जाते थे कैसेट वाले दौर पे जागरण के अंदर, और आज जब आप जाते हैं कि यूट्यूब का पूरा दौर आ गया है, पियानो लगने लग गए हैं, पूरा डीजे पैटर्न आ गया है, तो कितना बदलाव आपको लगता है मंच पर? ये तो खूब बदलाव हो गया है। जो उस समय का जो गाना बजाना था और आज का जो गाना बजाना है, धरती और आकाश जितना लग रहा है। ठीक है, उस समय केवल सादा वातावरण चलता था। रामनिवास जी राव मेरे पापा के मित्र रहे हैं। मेरे फादर बहुत सूफी गाते थे, वो कुचामणी ख्याल को बहुत अच्छा तरीके से उनको गाना गाते थे वो। लेकिन वो रामनिवास जी को सुनते थे कि इन्होंने भी कुचामणी गाया है। तो पापा ने रामनिवास जी से बात की कि छोरे को, जिस समय कान सिंह जी का स्टूडियो था और मधुर गीत के अंदर एक भंवर जी दादिच रिकॉर्डिंग करते थे, उनसे बात रही। फिर बाप जी ने फ़ोन किया, मेरे को बुला लिया। सबसे पहला कैसेट यही है, कान्हा मत मारे कां करिया, जिसमें मीरा जी का भजन गाया है, देश सल्ला रंग रूड़ा, राणा जी थारो देश सल्लो रंग रूड़ो। ऐसी कुछ रचनाएं इसके बाद में तो खूब गाया है। कालूराम जी, इसके अतिरिक्त जो है अभी देखने में आ रहा है, जो प्रचलन है जागरण के नाम पर, आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग जो है भजन संध्याओं में फिल्मी गीत गाते हैं। ये आपको निजी तौर पर कितना उचित लगता है? क्योंकि आपने राजस्थान की जो प्रॉपर लोक गायकी है, बलि केसरिया पधारो मारे देश से लेकर जितने लोक देवता है उनके जितनी फड़ है, आपने वो भी बाची है, आपने फागण भी गाया है। मगर अब बॉलीवुड का चलन हो चुका है जागरण पे। जिस जागरण में रामदेव जी महाराज की जागरण है, पाबू जी की, तेजा जी की जागरण है, वहाँ कुछ कलाकार फिल्मी गीत गाते हैं। क्योंकि आपको इंडस्ट्री में एक लंबा समय हो गया है, 25-30 साल से ज़्यादा आप है, तो फिल्मी गीतों का राजस्थान के लोक मंच पे आना कितना प्रभावशाली रहेगा? ये तो सब चल रहा है ज़माना, लेकिन हमें तो अच्छा नहीं लगता ये। ठीक है ना, हम जहाँ हमारी जब तक सोच है कि हम जहाँ से हमने शुरुआत की है, देसी रंग हमारा जो राजस्थान का जो संगीत है, और बॉलीवुड जो है, कई हमारे राजस्थान की ऐसी कंपोजिशनें हैं जो बॉलीवुड में इंतज़ार कर रही है। बॉलीवुड उन कंपोजिशनों का इंतज़ार करती है और सुनती है। हमारे बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर हमारे राजस्थान के कथक गायक रहे हैं बिहारी जी, जिन्होंने लता जी के साथ में 10 साल हारमोनियम प्ले किया है। 10 साल तक उन्होंने हारमोनियम बजाया है, बाबा बिहारी कथक। तो उनका वो गाना बजाना था, वही देसी भजन, देसी अंदाज। ठीक है, अब जैसा है वैसा चल रहा है। जैसे आपने जब लाखोटिया जीता था, तो आपने, मुझे जब तक याद है कि बहुत पारंपरिक भजन गाए थे वहाँ पे, आज भी गाए जाते हैं। मगर आज लाखोटिया के अंदर जब आखिरी के अंदर जब भी देखते तो फिल्मी गाले उमड़ जाते हैं एकदम से। तो आपको निजी तौर पे कितना दुख होता है कि कितनी परिपाटी बदल चुकी है? हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसे, सब दिग्गज लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये मन है, ये कहीं कहीं चला जाता है, लेकिन भाव, उनका भाव तो वही रहता है। लेकिन ये मन है, रुकता नहीं। कोई नई कंपोजिशन आई है, अब प्रभाती चल रहा है, उसके अंदर वो कंपोजिशन आई, ठीक है, वो मन चला जाता है। अब कहने का ज़माना तो है नहीं। ठीक है कालूराम जी, इसके अतिरिक्त एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे। आपने मंचों पे लंबा समय बिताया है,
बहुत सारे कलाकार कहा जाता है कि बड़े वृक्ष के नीचे जो छोटे छोटी कोपले होती है वो अक्सर जल जाती है। मैंने बहुत सारे मंचों से आपसे सुना है कि हम लोगों ने तो बहुत गायकी गा ली है, अब जो नए लड़के आ रहे हैं खासकर राजस्थान के लोक कलाकारों में उनको मौका देना चाहिए। मगर कुछ लोग हैं जो मंच छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, एक बार वो मंच पे जाते हैं तो उनको कहते हैं कि साइड सिंगर्स को दूर रखिए। तो इस पे आपका निजी मत क्या है कि नए लोगों को आगे आना चाहिए या उनको पुराने लोगों के द्वारा रुकावट का सामना करना चाहिए, या वैसा माहौल है वैसे ही रखें? मेरी आज भी वही सोच है कि जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ नए आर्टिस्ट मिल जाते हैं वो प्रणाम करते हैं, दादा प्रणाम। तो मेरी वहाँ तक सोच रहती है कि ये बच्चे जब गाएं तो अच्छा लगेगा, इनसे जब नहीं संभले उस तत्पश्चात तो गाना ही है। और मैं बैठा बैठा गाता रहूं और बच्चे लोग बैठे रहे, ये थोड़ी पसंद नहीं है मेरे को। जब तक जहाँ तक रहे, ये जो छोटे नवयुग जो कलाकार हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाए, इनको अब मौका मिले, इनको समय मिले, चाहे एक दो भजन गाएं, एक दो रचना गाएं, हम सुने उसको बैठे बैठे, क्योंकि हमने तो गाया ही है। अब उनके बाद में उनसे नहीं संभले फिर तो हमको गाना ही है। गाते आए और गाते रहेंगे। कालूराम जी, एक छोटा सा आप पे आरोप है, जितने मैंने कलाकार इंडस्ट्री में कहा कि कालूराम जी जो है फागण भी गाते हैं, मांड भी गाते हैं, लोक गायकी भी गाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक नृत्य जो होता है इन गानों पे, अगर वो मंदिर के प्रांगण में हो तब तक नृत्य होता है, मगर वो मंच की अश्लीलता में और फुहड़ता में बदल जाता है तो वो लोक संगीत को कहीं ना कहीं डिक्रीज में ले जाते हैं। तो आपकी अक्सर जागरणों में नृत्य कलाकार होते हैं जो हल्की फुल्की सी फुहड़ता को प्रतीत करते हैं, आपका क्या मानना है इसके प्रति? मेरा प्रति ऐसा है कि मुझे पूछ रहे हो तो मैं तो खुद नाचा हुआ हूँ। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये जो नाच चलता है, कोई नाचे कोई गाए, ठीक है। और जब इंद्र जमाने की बात कर रहे हैं, रंभा मेनका उर्वशी परियन के सरताज, गाओ तान मिलाए कि ऋतु बसंत बहार। जब राजा इंद्र को देखें तो वो देवताओं को राजा था, उसके दरबार में भी चलता था गाना बजाना। रंभा मेनका उर्वशी ये परियां नाचती थी। तो अभी ज़माने के साथ में जो चल रहा है, क्योंकि मैं खुद नाचा हुआ हूँ मंच पे, तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। मैंने तो घुंघरू बांध करके खुद दुनिया को रिझाया है। मगर कालूराम जी, आपका जो नृत्य था वो जागरण के प्रांगण के अंदर सुशोभित नटराज का नृत्य था, मगर आजकल जो अश्लीलता है, फुहड़ता है, नृत्य के नाम पे जो परोसा जाता है, वो आपको लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान के भजन गायकी को पीछे कर रहा है? नाचने के सर 4 अंग है: चलन, चितवन, गिरवा की लटकन और मुस्कान। ये मैं 4 अंग बता रहा हूँ क्योंकि मैं नाचा हुआ हूँ। 4 अंग है। चलन फर्स्ट अंग है जिसमें छछम से शुरुआत होती है। अच्छा। चितवन बोलते हैं ये जो अपनी जो कड़ियाँ, और चितवन बोलते हैं ये जो अपना मुखारविंद है। अब गिरवा की लटकन, उसकी लटकन भी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, खूबसूरत है और ढंग से नहीं नाच रही है तो वो बेदुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कालूराम जी। इसके अतिरिक्त ये कोरोना कालखंड है, जैसे कि सावन का आज कल दूसरा सोमवार के आसपास हम चल रहे थे, कहा जाता है कलाकारों की ये सीज़न शुरू हो जाती है, मगर लॉकडाउन के 4 महीने गुजर चुके हैं, उससे पहले भी आर्टिस्ट के पास काम नहीं था और आगे भी जिस प्रकार सरकार की मंशा लग रही है, अभी तक कम से कम वेडिंग इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है और गैदरिंग के, पब्लिक गैदरिंग के जो पैलेस है उनको सरकार अभी खोलने की मंशा में नहीं है, स्कूल तक नहीं खोले गए हैं। तो बड़े कलाकारों के अलावा आपके पास हारमोनियम में आपके अलावा एक ढोलक वाला, एक पियानो वाला, इतने सारे लोग बैठते हैं, उन लोगों पर कितना प्रभाव रहा है कोरोना कालखंड का? 4.5 महीने से यही चिंतन कर रहा हूँ। अपनी चिंता तो है ही नहीं, क्योंकि मैं 5-6 भाई हैं, चल रहा है कारोबार, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। लेकिन जो मेरे साथ में, मेरे फील्ड में जो काम करने वाले हैं, चिंतन उन्हीं का हो रहा है कि वो उनका लालन पालन किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। म्यूजिशियन लोग हैं और साइड इफ़ेक्ट वाले हैं, तो उनका क्या हाल है। जिनका काम ही रोज़ कमाना रोज़ खाना, चिंतन उनका हो रहा है। सही है। इसके अतिरिक्त कालूराम जी, एक हम आपसे बड़ा निजी सा प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं, बस क्योंकि आपने एक लंबा ट्रैवल कर लिया है, 25-30 साल का आपका करियर है, कभी ऐसा कोई एक जागरण का कोई एक हमें वाकया बताइए जो आपको हैरानी में कर दिया गया हो। आप जब भी मंच पे जाते हो और आपको लगा कि हम कुछ और भावना से आए, यहाँ कुछ और भावना से, ऐसा कोई एक वाकया जो आपको याद आता हो किसी जागरण का, पूरे राजस्थान भर में, प्रदेश भर में, जहाँ भी आप घूमें?
कई जागरण हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए, तमिलनाडु में हुए हैं, कर्नाटक में हुए हैं। कोई ऐसा यादगार वाकया जिसको तो आज भी याद करके आपको हंसी आ जाती है कि ये कौन कौन कलाकार में हमारे साथ थे? सभी आर्टिस्ट लोग हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, लेकिन मैं तो जहाँ तक विषय है मैं उस स्तर से उठा हुआ हूँ और ये बड़े बड़े मंचों को देखता हूँ तो मेरा स्तर मुझे याद आ जाता है। तो मैं किसी को बोलता ही नहीं हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। चलिए, बहुत बखूबी आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। आप हारमोनियम लेके बैठे हैं तो हमारे दर्शकों के लिए, मारवाड़ एक्सप्रेस के और दादा फैंस क्लब के लिए भी मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ आपके पसंद का, जो भी आपका मन का है, हमारे जो श्रोताओं के लिए कुछ ना कुछ एक राग हो जाए आपकी। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि दादा फैंस क्लब ये दादा क्या है। इसका मैंने विचार किया है कि मेरे बड़े पिताजी, मेरे दादाजी 2 भाई थे, वो रानीदान दादा बोलते थे। तत्पश्चात मेरे पिताजी, तीनों भाई से छोटे, सीताराम जी को दादा, सत्यनारायण जी को दादा, और आज भी हम उसी पीढ़ी को लेके चल रहे हैं। तो हमारे कुलदीप सिंह जी खेड़िया हैं, मेरे बहुत ही घनिष्ठ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार दादा फैंस क्लब, जिससे परिवार ही खुश है, जिनके परिवार के अंदर इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी दादा चल रहा है, और दादा संगीत के माहिर थे मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी। तो फिर ये दादा फैंस क्लब की एक आईडी शुरू की। तो दादा फैंस क्लब के लिए आप अपना कोई एक पसंदीदा एक अंतरा गा दीजिए जो हमारे दर्शक भी सुनते हैं। रे ना रे मेरे ना मेरे ना परदेस गयो परदेस गयो परदेसी हुयो परदेस गयो परदेस गयो परदेसी भयो सुन मनडे की बात तू बैठो परदेस में मैं किने कहूँ मेरी बात मैं किने कहूँ मेरी बात मैं किने कहूँ मेरी बात। सावन आए बालमा आपकी ओलूं आए आपकी ओलूं आए आपकी ओलूं आए आपकी याद सताए सावन आयो परदेसी आए रिम जिम मैं हो बरसे आपकी याद सताए। क्या कहना है। तो आप थे हमारे साथ में कालूराम जी बिखरनिया साहब, जिनने बहुत खूबसूरत राजस्थान की गायकी को रिप्रेजेंट किया और हमारे सवालों का भी बड़ा बखूबी से उत्तर दिया। किस प्रकार परिदृश्य बदल गया है, आज के नए जो कलाकार हैं वो सीधे यूट्यूब से देख के मंचों पर आते हैं, मगर जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने स्ट्रगल का वो दौर देखा है जो कैसेटों से बदलता हुआ CD DVD और आज यूट्यूब तक के ज़माने तक आ चुका है। तो जितने भी मारवाड़ एक्सप्रेस के सुनने वाले हैं उन सब में हमारा निवेदन है कि राजस्थान की लोक गायकी को आप इसी तरह जिंदा रहिए। लॉकडाउन का ये समय था जो निकल चुका है, कोरोना का कालखंड चल रहा है, ये भी धीरे धीरे अपने अस्ताचल की ओर निकल जाएगा और उसके बाद एक सुंदर आभा आएगी जिसके अंदर वापस जागरणें होगी और इसी प्रकार मंच सजेंगे। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ बिखरनिया। धन्यवाद।